नमस्कार, विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है आपके शहर में जाकर आपकी खबर को आपके रिपोर्टर के द्वारा बताने का। बहुत दिनों से हम बता रहे थे आपको कि छत्तीसगढ़ के तमाम नेताओं को कमान दी गई है, अन्य राज्यों की बीजेपी के नेताओं को कमान दी गई है, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। ओडिशा में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा वो सुन लीजिए। फिर ओडिशा में क्या चल रहा है वो बताएंगे, वो भी विस्तार से। मुख्यमंत्री जी, क्या लग रहा है, माहौल क्या है और आप किस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं? देखिए, 7 मई को छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हो गया है। उसके बाद बहुत से लोग, हमारे मंत्री, विधायक, डिप्टी सीएम सब उड़ीसा में लगे हैं और हम भी आज चौथा दिन है। इसके पहले 3 दिन आ चुके हैं, आज ये चौथा दिन है और अभी दूसरी सभा यहाँ पर हुई है बीजेपुर में। अभी एक और सभा है बलांगीर लोकसभा में। तो 4 दिन में अनेकों सभा अटेंड किया और हम कह सकते हैं अपना व्यक्तिगत अनुभव, जिस तरह से सभाओं में अपार जन सैलाब उमड़ रहा है और जो उत्साह है उन लोगों में, तो निश्चित रूप से इस बार यहाँ पर प्रदेश में परिवर्तन होगा और उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सांसद में तो जीतेंगे ही जीतेंगे, काहे कि जनता चाहती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। एक चीज़ देखने को मिला कि आपने हाथ में धान की बाली उठाकर बोला कि धान की कीमत 3100 रुपये मिलेगी। यही फार्मूला आप लोगों ने छत्तीसगढ़ में भी अपनाया था? हाँ बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में तो 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदे हैं। 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं, 24,72,000 से ज़्यादा किसानों का। और यहाँ के घोषणा पत्र में भी है इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो जो उड़ीसा के जो हमारे चाषी हैं, किसान हैं, उनको भी 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत मिलेगा। तो ये थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिन्होंने हमसे अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मृगेंद्र पांडे। ओडिशा के बरगढ़ में ये इंटरव्यू कर रहे थे कौन? हमारे स्टेट ब्यूरो मृगेंद्र पांडे। सीधे चलते हैं ओडिशा के बरगढ़ और आपको वहां के मुद्दे दिखाते हैं। मृगेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या डिफरेंट दिखा, क्या डिफरेंशिएशन है यहाँ के और वहां के चुनावी कैंपेन में? क्या वो प्रमुख बातें हैं जिन्हें एड्रेस कर रहे हैं मृगेंद्र जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री? क्या देखा आपने? देखिए, पिछले 24 साल से उड़ीसा में बीजेडी की सरकार है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर बीजेपी के नेता, खासतौर पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हों या उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हो, तमाम लोग कई तरीके से निशाना साध रहे हैं। एक तो स्थानीयता का मुद्दा उठा रहे हैं, ये लगातार हर सभाओं में आ रहा है कि नवीन पटनायक को उड़िया नहीं आती। दूसरा, 8 PM नो सीएम का मुद्दा आ रहा है, जो लोगों को कनेक्ट कर रहा है। तीसरा, जो छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य होने के कारण, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 3100 रुपये में धान की खरीदी की है सरकार बनने के बाद, तो वही वादे यहाँ भी किए जा रहे हैं कि उड़ीसा में अगर सरकार आती है बीजेपी की तो 3100 रुपये में धान खरीदा जाएगा। इसके साथ ही जो महतारी वंदन योजना था, जिसमें 1000 रुपये हर महिला को दिया जा रहा है, उसका जिक्र किया जा रहा है। यहाँ उसे दोगुना किया गया है, साल में 50,000 देने का वादा किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो छत्तीसगढ़ के मुद्दे रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को बताया जा रहा है। यहाँ प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो बदलाव आए हैं, जैसे PM आवास बनना तेजी से शुरू हो गया, डबल इंजन की सरकार का जिक्र आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त नेतृत्व की बात आ रही है। इन सब चीजों को लेकर बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री लगातार बातें कर रहे हैं। लगातार बात कर रहे हैं। आप भी बड़ी मेहनत से पहुंचे हैं, ट्रैवलिंग करके पहुंचे हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए दर्शकों को। अगर बातचीत हो पाए, मुमकिन हो पाए तो वहां के कुछ लोगों से बातचीत भी कर दीजिए, संभव हो तो। अगर ना हो तो ये बता दीजिएगा कि विधानसभा चुनाव भी है, क्या उसे भी हिट किया जा रहा है यहाँ के जो तमाम नेता पहुंचे हैं उनके द्वारा? और अगर हिट किया जा रहा है तो विधानसभा चुनाव का माहौल कैसे आप देख रहे हैं वहां? देखिए, विधानसभा चुनाव में यहाँ कांटे की टक्कर है बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच। कांग्रेस तीसरी पार्टी के रूप में है, लेकिन उसका उस तरीके से कोई बड़ा कैंपेन नहीं नजर आ रहा है यहाँ उड़ीसा में। दूसरा, बीजेपी जो कैंपेन कर रही है वो डबल इंजन की सरकार के फार्मूले पर कर रही है कि केंद्र में अगर भाजपा की सरकार रहती है और राज्य में भाजपा की सरकार रहती है तो विकास किस तरीके से होता है। इस विकास को बताने के लिए वो छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद
क्या बदलाव हुआ। खास बात यह है कि पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार रही छत्तीसगढ़ में, उसमें जो भ्रष्टाचार हुए उसका भी जिक्र किया जा रहा है। चाहे कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो या तमाम घोटाले, यहाँ तक कि पब्लिक से जुड़ा जो पीएम आवास का मुद्दा रहा, जिसे चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था, उसका जिक्र भी यहाँ किया जा रहा है कि गरीबों का आवास रोक दिया था कांग्रेस सरकार ने, डबल इंजन की सरकार नहीं रहने के कारण। तो यहाँ अगर बीजेपी की और उड़ीसा में बीजेपी की और केंद्र में बीजेपी की सरकार रहती है तो डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास करेगी। इस चीज की पुरजोर तरीके से वकालत की जा रही है। वकालत की गई और विधानसभा के साथ लोकसभा में सियासी सरगर्मी है और क्या कुछ है सब कुछ मृगेन जी ने बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बरगढ़ से तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम वो जहां चीजें चल रही हैं, सब कुछ बताने के लिए आगे बढ़ेंगे। आ जाइए बरगढ़ से छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार की कोशिशों पर फिर सियासी बहस छिड़ी है। कंफ्यूज ना हो, पूरी जानकारी विस्तार से मिले, इसलिए इस रिपोर्ट को देखिए, फिर बात करेंगे रिपोर्टर से और गहराई से समझेंगे सब कुछ। समग्र देश नक्सलवाद की चपेट से मुक्त हो जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या पर खुलकर बात की, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई हो गया है। सबसे पहले सुन लीजिए कि आखिर गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या और उसके उन्मूलन को लेकर क्या कहा है। छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में ये समस्या बची है। मैं मानता हूं कि अगले 2 साल में, 3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका आभार जताया है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा है कि आपके इस विश्वास के लिए हम आभारी हैं। आपके कुशल मार्गदर्शन में हम नक्सल समस्या के स्थायी समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नक्सल समस्या को समाप्त करने और कांग्रेस के सवाल खड़े करने पर दिए गए बयान को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते साथ इस 5 महीने की सरकार ने सैकड़ों निर्दोष आदिवासियों को गोली मार दिया गया नक्सलियों के नाम पर और फर्जी सरेंडर किया गया। इस तरह से अगर जहां गलत होगा कांग्रेस इसका सवाल खड़े करेगी। सुन लिया आपने, सैकड़ों जो है बेगुनाहों को मार दिया गया है, दीपक बैज कह रहे हैं। रवि मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, स्पेशलिस्ट हैं, गहरी पकड़ रखते हैं, खुद छत्तीसगढ़ से आते हैं और खुद भी आदिवासी जो अस्मिता है उसको लेकर मुखर रहते हैं। रवि, 100 से ज्यादा का आंकड़ा गृह मंत्री ने सफलता का दिया, 100 से ज्यादा का आंकड़ा ही दीपक बैज कह रहे हैं कि मासूमों को मार दिया गया। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? सिर्फ ये सियासी बयान आप देखते हैं कि कुछ इसमें हकीकत भी देख रहे हैं? नितेश, इस बयान के पीछे बहुत बड़ी कहानी है और बहुत बड़ा नुकसान भी है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब भी हम ऐसे बयान देते हैं और जो हमारे जवान हैं उनके शौर्य पर हम सवाल उठाते हैं तो समझ लीजिए कि हम नक्सलियों की ताकत बढ़ा रहे हैं। और अमित शाह भी यही कह रहे थे कि नक्सलियों की ताकत बढ़ाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, इसका नुकसान होता है। तो इसीलिए कोशिश की जाए कि जब नक्सलियों को नुकसान पहुंच रहा है, नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है, तो ये समझना चाहिए कि बस्तर को हम नक्सल मुक्त करने की दिशा में जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमें जवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना चाहिए। इसी मामले में कांग्रेस पीछे है और जो राजनीति हो रही है इससे उसी पार्टी को नुकसान होगा। नितेश और रवि, कांकेर की जो मुठभेड़ हुई थी उसमें बाकायदा जो जनता नार सरकार है उसने भी बाकायदा अपनी सूची जारी की थी। कांकेर के मामले में, कांकेर के बाद जो पीडिया की मुठभेड़ हुई उसमें जो जांच की बात है वो भी आगे बढ़ गई। सुशील आनंद शुक्ला कह रहे हैं हम समन्वय की बात करते हैं, कोई नक्सल उन्मूलन समिति बना दीजिए, हम सहयोगी हैं। फिर ये कैसा सहयोग कि पूरी मुठभेड़ पर ही, पूरी सफलता पर ही सवाल उठा दिए जा रहे हैं? नितेश, यही तो दिक्कत है। दिक्कत, अगर हमारे जवान अच्छा काम कर रहे हैं, जो नक्सली छत्तीसगढ़ के 16-17 जिलों में पहले थे अब वो सिमट रहे हैं, वो खदेड़े जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ से बाहर जा रहे हैं और लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, तो इस पर सवाल उठाने से नक्सलियों की ताकत क्यों बढ़ाना चाहिए? अगर छत्तीसगढ़ के कोई हितैषी है तो वो कभी नहीं कहेगा कि छत्तीसगढ़ के से नक्सलवाद खत्म ना हो।
लेकिन जो बयान हो रहे ये दुर्भाग्यजनक है और इसके राजनीतिक मायने समझने की हम कोशिश करते हैं तो इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म का मुद्दा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है। पिछले जितने चुनाव हुए हर बार नक्सलिज्म सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है और नक्सलियों को खदेड़ने की हर बार दावे किए गए और पहली बार ऐसा कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में 2-3 साल के भीतर में पूरी तरीके से जो नक्सली के जड़ है उसको जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। तो ये बीजेपी लगातार दावा कर रही है और बीजेपी का ये प्रयास है और वो प्रयास दिख भी रहा है, लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं और खासकर जिन इलाकों में नक्सली ज्यादा हैं उन्हीं इलाकों में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। तो नक्सलियों को खत्म करने का जो प्लान है के लिए कहीं ना कहीं दोनों ही दलों को एकजुट आना होगा, एक समन्वय की जरूरत है और उस समन्वय की दिशा में अभी तक कोई पहल दिखाई नहीं दे रही है। रवि ने बहुत बेहद खूबसूरत बात कही, बहुत बहुत शुक्रिया रवि जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रायपुर के रेलवे स्टेशन में। कई बार आप गए होंगे, आप कुछ ऐसा नजारा देखते रहे होंगे या फिर सुनते रहे होंगे कि क्या प्राइवेट ठेकेदार गाड़ी यहां वहां खड़ी करने पर चैन वैन लगा देते हैं या फिर गाड़ी में ताला वाला मार देते हैं। कई बार यात्रियों और ठेकेदारों के बीच बहस की भी बातें आपने सुनी होगी, यात्री परेशान होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, प्रशासन का कहना है। रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन की पार्किंग में अब ठेकेदारों की मनमानी नहीं चलेगी। धीरे धीरे मालूम हो रहा है भाई। तो देखो पहले क्या आता, लॉक लगा देते थे और पैसा ले लेते थे, अभी बता रहे हैं पहले ये सब नहीं था। क्योंकि ठेकेदारों से आए दिन आम लोगों के विवाद होने की खबरों से तंग आकर रायपुर जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारियों ने अहम बैठक की है। बैठक के बाद रेलवे के सीनियर डीसीएम ने साफ कर दिया है कि अब नो पार्किंग में खड़े वाहन चालकों से अवैध वसूली नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही पार्किंग ठेकेदार और उसके कर्मचारी यात्रियों की गाड़ियों में लॉक और चेन नहीं लगा पाएंगे। 1 घंटे चली इस हाई लेवल बैठक के बाद पार्किंग ठेकेदारों से गाड़ियों के लॉक और चेन्स को जीआरपी ने जब्त कर लिया और अब नो पार्किंग में वाहनों पर लॉक लगाने का अधिकार आरपीएफ के पास रहेगा। बुधवार को बैठक के बाद रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने भी कहा कि अगर पार्किंग कर्मचारियों की ओर से यात्रियों से बदसलूकी या फिर गुंडागर्दी की शिकायत मिली तो जिला पुलिस कार्रवाई भी करेगा। अब किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि पार्किंग में लोगों को असुविधा हो रही है, इसलिए पुलिस के लोग, नगर निगम के लोग, मैं, रेलवे के लोग, जीआरपी के लोग और आरपीएफ के लोग, सारे लोग बैठकर कि समस्या क्या है और उसका निदान कैसे हो सकता है, इस पर चर्चा की गई। जो चीज़ें तात्कालिक करनी थी वो हुई भी है, कुछ चीज़ों में अभी समय लगेगा, लेकिन आने वाले समय में आपको वहाँ पर लोगों को राहत मिलती दिखेगी। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें आरपीएफ और जीआरपी पुलिस को और सशक्त बनाने की बात कही गई है। उम्मीद है कि इस फैसले के बाद आए दिन विवादों में रहने वाली रेलवे स्टेशन की पार्किंग में अब ठेकेदारों की मनमानी पर लगाम लगेगी और यात्रियों के साथ आम लोगों को अच्छी सुविधा मिल सकेगी। अनमोल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अनमोल, ये चैन वैन ताला वाला छीन लिया गया ठेकेदारों से, इतनी हवाबाजी चल रही थी कि पब्लिक में पुलिसिंग का काम कर रहे थे लोग, और क्या बदलेगा जो ये कार्रवाई हुई है, आज ये बैठक हुई है, ये बैठक से क्या क्या बदलाव की तस्वीरें अब देखने को संभावित है? देखिए बिल्कुल नितेश, जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशन पार्किंग को लेकर के एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, क्योंकि देखिए आए दिन हम देखते थे कि ठेकेदारों का मनमानी चलता था, ठेकेदार मनमानी वसूली किया करते थे। जब नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी रहती थी तो एक जो दर तय था, जिस दर से फाइन लेना चाहिए था, उससे कई गुना ज़्यादा दर से वो फाइन ठोका करते थे और जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। और लोगों में इतनी देखिए जागरूकता भी नहीं थी कि कितना शुल्क लगेगा, कितने घंटे लगेंगे, ये तमाम जो पहलू हैं इसकी कोई जानकारी भी उन्हें सही से दिया नहीं जाता था पहले। इसी वजह से जिला प्रशासन, रेलवे, जीआरपी, आरपीएफ ने मिलकर ये फैसला लिया है कि अब ठेकेदारों को ये काम नहीं दिया जाएगा। अब पार्किंग में जो भी काम होगा वो अब आरपीएफ के पास रहेगा। आरपीएफ के पास अधिकार होगा कि अगर नो पार्किंग में कोई गाड़ी खड़ी रहेगी तो उसको वो लॉक करेंगे, उसको वो वहाँ से उठा कर ले जाएंगे। पहले ऐसा आरपीएफ के पास अधिकार नहीं था। तो ये कोशिश है कि लोगों को जो पहले जिस तरीके से लूटा जाता था कि कहीं अगर 20 रुपये शुल्क होते थे पार्किंग के तो उसके नाम पर 200 रुपये तक, 300 रुपये तक वसूल लिया जाता था। तो ये जो जिस तरीके से लोगों को लूटने का काम किया जाता था ठेकेदारों के द्वारा, मनमानी होती थी, गुंडागर्दी की जाती
जाती थी, इन सब से निजात दिलाने के लिए लोगों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। लेकिन उम्मीद है कि अच्छी पार्किंग व्यवस्था के लिए आने वाले समय में रायपुर रेलवे स्टेशन जाना जाएगा। ये बैठक हवाई बनकर नहीं रहेगी। अनमोल, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। कवर्धा चलेंगे रायपुर के बाद, जहां 2 गांवों में डायरिया का प्रकोप फैला है। 2 गांवों के करीब 150 लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं। 2 लोगों की जान चली गई है, लेकिन प्रशासन अब जागा है। देखिए रिपोर्ट। कवर्धा के 2 गांवों को डायरिया ने अपनी चपेट में ले लिया है। कवर्धा के गांव कोयलारी और देहानडीह में डायरिया काफी गहरा प्रकोप दिखा रहा है। इन 2 गांवों के करीब 150 लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं और अब तक डायरिया से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि दूषित पानी की वजह से गांव में डायरिया फैला हुआ है। कोयलारी गांव के लगभग 110 मरीज और देहानडीह गांव के लगभग 41 लोग डायरिया से संक्रमित हैं। डायरिया के मरीजों को अलग अलग जगहों पर भर्ती कराया गया है। अब जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने ग्रामीणों से पानी छान कर पीने और बासी खाना नहीं खाने की अपील करते हुए पानी के सैंपल के जांच के आदेश दिए हैं। इसमें कल डायरिया की शिकायत आई थी, वहां पर 2-3 चीजें, वहां का पानी का तो टेस्टिंग का सैंपल भेजा गया है पीएचई के विभाग के द्वारा। यदि मान लो टेस्ट में कोई ऐसी स्थिति आएगी तो उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा वहाँ पर क्लोरिनेशन से लेकर सारी चीज़ की जा रही है। वहाँ पर कुल अभी तक 42 मरीज आ चुके हैं और अभी इनकी मरीजों की हालत बहुत ठीक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी सर्वे किया जा रहा है और यहाँ पर 2-3 रीज़न गाँव वाले बता रहे थे। एक तो एक पर्टिकुलर एक जो पंप है जहाँ से पानी ले रहे थे, वहाँ की प्रॉब्लम बता रहे थे, तो उसकी भी टेस्टिंग कराई गई है। सैंपल आ जाएगा, उसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ताजा जानकारी के मुताबिक सभी मरीज फिलहाल खतरे से बाहर हैं, लेकिन अगर प्रशासन शुरू में ही एक्टिव मोड में आ गया होता तो शायद 2 लोगों की जान न गई होती और मरीजों की संख्या आज इस तादाद में न होती। दिलीप हमारे सहयोगी जोश खरोश के साथ जुड़ गए हैं। आज नई चेहरे में तरोताजगी दिख रही है। बहुत दिन बाद आप मुखातिब हो रहे हैं इस समय। दिलीप, क्या है, अभी तक पानी की जांच नहीं हो पाई, इतना समय लग रहा है और 140 लोग बीमार हो गए होंगे, बीमार हुए हैं, तो स्वतः ये दिमाग ही जाता है कि पानी ही वो वजह होगी कि कुछ और 140 लोगों को हवा से ये बीमारी होने लगी, डायरिया। देखिए नीतीश, निश्चित तौर पे आपने जो कहा कि क्या हवा से बीमारियां होने लग गई, तो ये बिल्कुल गलत है कि हवा से नहीं, बल्कि वहां के जो पानी है उसी के वजह से यह बीमारियां हुई है। इसीलिए शायद कलेक्टर साहब कह रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप पानी को उबाल कर पिए। लेकिन कलेक्टर साहब शायद उनके जो नुमाइंदे हैं वो पहले इस चीज को समझ देते और पहले ही वो पानी की जो समस्या थी उसे सुधार लेते, तो अभी जो वहां पे संक्रमण फैला है डायरिया का और वहां के जो लोग संक्रमित हुए हैं वो शायद नहीं होते। चलिए देर से सही लेकिन दुरुस्त तो आए, पर प्रशासन वहां पे कैंप कर रहा है और वहां पे लोगों का इलाज कर रहा है और साथ ही अपील कर रहा है कि आप जो भी पानी वहां से पिए वो उबाल के पिए, क्योंकि वहां पे जो कीटाणु होते हैं वो डायरिया का वो कीटाणु होते हैं वो वहां पे आ गए हैं। देखिए गर्मी का समय है, गर्मी के समय जल स्रोत जब नीचे गिरता है तो कहीं ना कहीं इस तरह से बीमारियां आती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को साल भर पूरा मौका मिलता है कि आप इस चीज को सुधार ले, क्योंकि जनता तो पानी पिएगी, पानी नहीं पिएगी तो जिंदगी कैसे रहेगी। तो वही चीज प्रशासन जब कोई बड़ा होता है तब जागता है और यही हालात अभी वहां पे कवर्धा में हुआ है, जहां पे अब लगातार जो मरीज मिल रहे हैं डायरिया के, तब वहां पे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल यही मकसद था इस खबर को दिखाने का कि प्रशासनिक जो लापरवाही वो सामने आए, जो गतिविधि है वो सामने आए और अभी जो सतर्कता है, गर्मी का जल का स्तर नीचे जा रहा है। अगर घर में कोई भी एक या गांव में 2-4 लोग भी बीमार हो जाएं तो आप पानी को लेकर सतर्क हो जाइए, खाने को लेकर सतर्क हो जाइए, जैसा कि दिलीप ने बताया। दिलीप जुड़े रहिएगा, अगली खबर में भी आपसे बातचीत करनी है। इस खबर में बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेंज के आईजी ने गूगल को नोटिस थमा दिया कि लीजिए गूगल भैया, ये गलती आपकी, ये रहा नोटिस यहाँ के लोगों के फायदे के लिए ही दिया गया है। क्यों दिया गया है, कैसे दिया गया है, देख लीजिए इस रिपोर्ट में, फिर सीधा रिपोर्टर का रुख करेंगे। दुर्ग रेंज आईजी ने गूगल को नोटिस दिया है। साइबर ठगों से बचाव के लिए और फर्जी कस्टमर केयर नंबर पर कार्रवाई के संबंध में उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने गूगल को आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के माध्यम से यह नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता को साइबर प्रहरी ग्रुप से जुड़ने और जागरूक रहकर साइबर ठगी से बचने की भी अपील की है। हमने
हमारे रेंज ऑफिस से गूगल को एक नोटिस भेजा है जिसमें कि हमने बताया है कि गूगल सर्च के माध्यम से जब कोई किसी होटल का या किसी अन्य संस्था का कस्टमर केयर नंबर सर्च करता है तो उसमें कई बार जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं उनका नंबर सबसे पहले डिस्प्ले करता है। ये गूगल एड्स के माध्यम से किया जाता है जिससे कि जो फ्रॉडस्टर है गूगल ऐड में अपना नंबर देता है किसी फर्जी नाम से। प्रार्थी को विक्टिम को ये बिलीफ हो जाता है कि वो नंबर सही होगा तो इसलिए वो फ्रॉड में फंस जाता है। दरअसल कई साइबर ठग गूगल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर कस्टमर केयर नंबरों को अपडेट करने के नाम से लोगों को ठगने का काम करते हैं। चूंकि यूजर गूगल सर्च के परिणामों पर भरोसा करते हैं तो वे इन फर्जी नंबरों को असली कस्टमर केयर नंबर मान लेते हैं और फिर ठगी करने वालों के जाल में फंस जाते हैं। दुर्ग रेंज आईजी के मुताबिक गूगल जैसी बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा इन चीजों को नजरअंदाज करने की वजह से ऐसे अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि गूगल को दिए इस नोटिस का गूगल क्या जवाब देता है और इस तरह के अपराधों पर नकेल कसने के लिए ये नोटिस कितना कारगर साबित होता है। बड़ा अनोखा यूनिक मामला है। दिलीप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिलीप, कितना फ्रॉड हुआ है, कितने फ्रॉड की जानकारी दुर्ग आईजी तक आई है और क्या ऐसी वजह रही ये कदम उठाना पड़ा और आगे क्या लगता है गूगल से क्या जवाब आएगा, क्या सारी चीजें होंगी, इस संदर्भ में भी दुर्ग आईजी ने बातचीत की है। देखिए नीतीश, ये दुर्ग तक ही ये साइबर फ्रॉड सीमित नहीं है, ये पूरे भारत में हो रहा है क्योंकि साइबर फ्रॉड इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोग इससे समझ पाना ही मुश्किल होता है। कई लोग पढ़े लिखे रहते हैं, वो भी फंस जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस विभाग की ओर से जो दुर्ग रेंज के आईजी है राम गोपाल गर्ग, उन्होंने गूगल को सीधा पत्र लिख दिया और कह दिया है कि भाई आप अपने गूगल सर्च में ऐसे फ्रॉड नंबर को अपलोड ना करें जिससे लोग ठगे जाए। अक्सर हम भी देखते हैं तो दिलीप, यही तो मैं पूछ रहा था, गर्ग जी ने राष्ट्रव्यापी मुद्दे को उठाया है तो कोई आधार तो बनाया होगा। सुनने में तो मामले आते हैं लेकिन गर्ग जी ने मुद्दा उठाया है तो कोई तो आधार देखा होगा कि ये फ्रॉड हुए हैं, ये लिस्ट है, दुर्ग में इतने लोगों को ठगा गया है या मेरे पास ऐसे नोटिफिकेशन आए, क्या कुछ लिखा है उन्होंने? निश्चित तौर पे उन्होंने जो जिक्र किया है कि दुर्ग जिले में कई ऐसे मामले जो आए हैं जो गूगल के भरोसे पर जो भी वो कस्टमर केयर नंबर पे लगाते थे वहां पे वो फर्जी नंबर होते थे और वो लोग जो कस्टमर केयर से कंपनी की तरफ से बात करते हुए ठग लेते थे, उन्हें झांसा देते थे कि आप ऐसा ये करिए वो करिए। तो आप जिस तरह से कस्टमर केयर के जो लोग होते, जो ठग होते, उनका तरीका ही अलग होता है, ना चाहते हुए भी लोग उसमें फंस जाते। तो शायद यही पूरा मामला दुर्ग आईजी के संज्ञान में आया और वही वजह है कि उन्होंने सारा संलग्न करते हुए जितने भी मामले हैं उसको एक ढांचा बनाकर गूगल को पत्र लिखा है कि आप गूगल में ऐसे नंबर, फर्जी नंबर ना अपलोड रखे, उसे हटा दे ताकि लोग जो है उसके फर्जी जो कस्टमर जो होते हैं, जो लोग होते हैं ठगने वाले, उसके बच सके। जो ऑथेंटिक नंबर है उसे ही गूगल पे अपलोड करे ताकि जो आम जनता है वो ठग से बच सके। नितेश, यही वजह है कि आईजी ने गूगल और इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। दुर्ग आईजी ने कुछ ग्रुप्स भी बनाए हैं, चीजें बनाई हैं। दिलीप, उन्हें भी बता दीजिए ताकि दुर्ग के निवासी के साथ ही और भी जो लोग देख रहे हैं उन्हें उन ग्रुप्स के बारे में जानकारी पता चल पाए और ठगी से बच पाए। निश्चित तौर पे दुर्ग पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के उपाय करे। जिस तरह से साइबर ठग बढ़ा है उसी तरह दुर्ग पुलिस भी साइबर पहरी के एक ऐप चालू की है। ऐप उसके तहत ऐप है और कई सारे ग्रुप बनाए हैं साइबर पहरी पे। अगर आप कहीं भी इस तरह के मामले ठग से, ऑनलाइन ठगी से जुड़ा होता है, तत्काल आप उस ग्रुप में लिखिए और उसमें अपना नाम, एड्रेस दीजिए और आप उस पर तत्काल पुलिस एक्शन लेगी। पुलिस इसलिए ग्रुप बनाने का मकसद पुलिस का सिर्फ यही है कि आप जितनी जल्दी जानकारी देंगे इस साइबर उतनी जल्दी ही साइबर ठगी से बच पाएंगे। दिलीप भैया, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस जानकारी को लेने के बाद तमाम जो दुर्ग के लोग हैं वो ठगी से बच पाएंगे और ऐसे ग्रुप से जुड़ पाएंगे। तारीफ आईजी साहब की भी कि राष्ट्रव्यापी मुद्दे को दुर्ग से उन्होंने उठाया है। गूगल क्या बोलेगा इस पर नजर रहेगी दिलीप जी की। शुक्रिया जुड़ने के लिए दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां दुर्ग के बाद अब चल लीजिए थोड़ा सरगुजा साइड भी चल लेते हैं, कोरिया की बात कर लेते हैं। कोरिया के लोगों को पीने का साफ पानी मिले इसके लिए 7 साल पहले, देखिए विस्तार न्यूज की नजर कहां रहती, 7 साल पहले का मामला लाए हैं। 7 साल पहले शुरू की गई कोरिया नीर वाटर एटीएम सेवा बदहाल हो गई है। हालत यह है कि वाटर एटीएम
सांसें गिन रहे हैं और कह रहे हैं कि आ जाओ, कोई तो सुधार दो और लोगों को पानी मिलने लगे इस भीषण गर्मी में, ऐसी बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए जरा। कोरिया के लोगों को पीने का साफ पानी मिले, इसके लिए 7 साल पहले शुरू की गई कोरिया नीर वाटर एटीएम सेवा अब बदहाल हो चुकी है। हालत यह है कि वाटर एटीएम कहीं बिगड़े हुए हैं तो कहीं आखिरी सांसें गिन रहे हैं। वहीं लोगों को कम कीमत पर साफ पानी पीने के लिए मिले, इसके लिए वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट भी लगाए गए थे, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए। और बदहाली का आलम यह है कि कलेक्टर कार्यालय के पास ही इस योजना की धज्जियां उड़ रही हैं। 1 रुपया में जो 5 लीटर मिलता रहा वो भी ले जाते थे, सब इसका लाभ लेते थे। अब बंद खराब होने के बाद तो कोई दिख ही नहीं रहा है, ना कोई बनवा रहा है। पानी का बहुत महामारी है, बहुत कष्ट में यहाँ पानी का तकलीफ है। घर घर में वो टैंकर से बांटा जा रहा है पानी। इसमें कम से कम नहीं तो 40% जनता तो शुद्ध करके ले ही जाता था, अब वो भी लाभ खत्म हो गया। यहाँ का बोर लोग भी सूख गए। जब विस्तार न्यूज ने इस मामले पर पहल की और कलेक्टर से बात की, तब विस्तार न्यूज की तारीफ करते हुए कलेक्टर ने SCCL से चर्चा कर जल्द ही वाटर एटीएम के मेंटेनेंस का कार्य करने की बात कही। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन में ऐसा कोई भी जिम्मेदार मौजूद नहीं है जो अब तक मुस्तैदी के साथ वाटर एटीएम दुरुस्त करा सकता था? अब देखना होगा कि बदहाल पड़े वाटर एटीएम पर कब प्रशासन जागेगा और फिर से लोगों को साफ पानी पीने को मिलेगा। तो कोरिया का जो वाटर एटीएम है उसकी बदहाली ये है। हमने आपको तस्वीर दिखा दी। उम्मीद है इस रिपोर्ट को देखने के बाद प्रशासन जागेगा और 7 साल पहले जो करोड़ों रुपए में ये वाटर एटीएम लगाए गए थे, आलम यह है कि कलेक्ट्रेट के पास का भी वाटर एटीएम, उसकी भी व्यवस्था इसी तरह जर्जर है। तो लोगों के कर से, लोगों के पैसे से बने वाटर एटीएम फिर से दुरुस्त होगा। आगे आपके ही जनहितैषी, जन सरोकार से जुड़ी हुई अगली खबर बताएंगे जो छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की व्यवस्था को लेकर है। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने का असर बिलासपुर, रायपुर के अलावा पूरे राज्य में पड़ रहा है। पिछले 2 महीनों में रेलवे ने 100 से अधिक ट्रेनें रद्द की हैं, जिसके कारण या तो लोगों को सड़क मार्ग से जाना पड़ रहा है या फिर हवाई सेवा से। विस्तार न्यूज ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया है, लोगों से बातचीत की है। क्या है उनकी समस्याएं, जरा वो सुन लीजिए। घंटे ट्रेन लेट है, मतलब 2:30 बजे लगता था, वो 4 बजे लग रहा है। उम्मीद है 4 बजे तक आ जाएगी जी, पता नहीं है कि उम्मीद है कि नहीं है मालूम। सुबह हर ट्रेन लेट चल रही है, मैं अकेला नहीं, पूरा जनता परेशान है। आज आने वाली ट्रेन कल आ रही है, कल आने वाली परसों आ रही है, और कोई 12 घंटे इंतजार कर रहा है, कोई 8 घंटे इंतजार कर रहा है। बड़ी बात यह है कि सीधे तौर पर रेल अधिकारी यात्रियों को यह भी नहीं बता रहे हैं कि यात्री ट्रेन कब से चलेंगे और उन्हें कब राहत मिलेगी। रेल अधिकारी हर बार बिलासपुर से झारसुगड़ा और बिलासपुर से अनूपपुर तक तीसरी और चौथी लाइन बनने की बात कहकर ट्रेनों को लगातार रद्द कर रहे हैं। कुल मिलाकर लोगों को ठीक से सफर नसीब नहीं हो पा रहा है और यह स्थिति पिछले 6 से 8 महीने से बरकरार है। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब सभी को नतीजों का इंतजार है, लेकिन राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चुनाव में गड़बड़ी की शंका जताई है और इस शक के साथ वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। उन्होंने याचिका दायर करते हुए कहा है कि सिंबल लोडिंग यूनिट राजगढ़ के स्ट्रांग रूम से गायब है। क्या है ये पूरा मामला, ये समझ लीजिए। फिर सिंबल लोडिंग यूनिट, इसका पचड़ा और क्या क्या है इस चीज में लफड़ा, सब कुछ बताएंगे विवेक हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़कर। देखिए रिपोर्ट। राजगढ़ के स्ट्रांग रूम में किसने की छेड़छाड़, क्या दिग्विजय को सताने लगी हार? चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी अब भी रात भर जाग रहे हैं। वो रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। उन्हें स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ होने का शक है। अब तक आपने दिग्विजय सिंह को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर बयान देते सुना होगा, लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने बोलने की बजाय सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया है। उन्होंने याचिका लगाई है कि सिंबल लोडिंग यूनिट राजगढ़ के स्ट्रांग रूम से गायब है, जबकि गुना में मौजूद है। दिग्विजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि 45 दिन तक स्ट्रांग रूम में सिंबल लोडिंग यूनिट मौजूद होनी चाहिए, लेकिन राजगढ़ से गायब है। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी का कहना है कि अक्सर दिग्विजय सिंह
संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के अब आखिरी कुछ साल हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का इस्तेमाल सुर्खियां बटोरने के लिए दिग्विजय सिंह करते हैं, और यही कारण है कि उनने देख लिया है कि वो बहुत बड़े मार्जिन से हारने वाले हैं, बुरी तरीके से हारने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि उसके अलीबाई वो क्रिएट कर रहे हैं। इधर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी का कहना है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से सवालों के घेरे में है। कांग्रेस की शिकायतों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। देखिए, एसएलयू को लेके माननीय न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि एसएलयू को संग्रहित करना है, निर्वाचन आयोग की ये जिम्मेदारी है। गुना लोकसभा में आप वहीं पे रखे हुए हैं, राजगढ़ लोकसभा की एसएलयू को निर्वाचन आयोग ने कहीं अन्यत्र भेज दिया। दिग्विजय सिंह जी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, न्यायालय का स्पष्ट आदेश था, निर्वाचन आयोग को मानना उसकी बाध्यता है। अगर निर्वाचन आयोग माननीय न्यायालय के आदेश को नहीं मान रहा है तो उसको लेके हम अपना पक्ष न्यायालय में स्पष्ट रखेंगे। दिग्विजय सिंह ये कह चुके हैं कि वो अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में जब आखिरी चुनाव का समय है तो दिग्विजय सिंह भला किसी भी गड़बड़ी को क्यों बर्दाश्त करें। यही वजह है कि चुनाव आयोग में शिकायत करने की बजाय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हमारे साथ विवेक जुड़ गए। विवेक, SLU सिंबल लोडिंग यूनिट, चुनाव चिन्ह भरण इकाई, क्या इसमें कुछ तकनीकी झमेला होता है या कुछ क्या ये यूनिट होती है? ज़रा प्रोसेसिंग बता दीजिएगा। इसका रखने को लेकर क्या उन्होंने आधार बताए हैं, ये ज़रा समझा दीजिए, फिर आगे की बातचीत करते हैं। नितेश, जब चुनाव होते हैं तो ईवीएम और जो वीवीपैट होती है उसमें बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट लगाई जाती है, और ईवीएम मशीन में जो सिंबल लोडिंग की प्रक्रिया होती है वो सिंबल एसएलयू मशीन के जरिए ही होती है। और एसएलयू का मतलब ये होता है कि सिंबल लोडिंग यूनिट। अगर ईवीएम मशीन में एक उदाहरण के तौर पे आप ऐसा समझिएगा कि अगर 40 उम्मीदवार हैं और 40 उम्मीदवारों के नाम ईवीएम और उन नाम के साथ उनके सिंबल लगाने हैं तो एसएलयू का इस्तेमाल किया जाता है। और ठीक इस मशीन को चुनाव आयोग की जो डायरेक्शन है और सुप्रीम कोर्ट के जो हाल ही में वर्डिक्ट आया कि मतदान ईवीएम से ही होगा, उसमें एक शर्त लिखी थी, एक क्लॉज लिखा हुआ था कि एसएलयू को भी 45 दिन तक स्ट्रांग रूम में रखा जाए। और ठीक इसी मुद्दे को लेकर दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गया। उनका तर्क है कि गुना में एसएलयू रखा गया है जबकि राजगढ़ से गायब है। और ठीक इसी पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया दिग्विजय सिंह ने कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव तक 45 दिन तक, जिस दिन से चुनाव है 1 मई से लेकर जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आते, 45 दिन तक स्ट्रांग रूम में एसएलयू होना चाहिए। और राजगढ़ से जब गायब है तो फिर गुना में क्यों है? निर्वाचन आयोग ने इस पर सफाई भी दी है ना विवेक, उसका क्या अपडेट है? उन्होंने, सीईओ ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, दिग्विजय सिंह लगातार ये कहते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग से कोई भी राहत नहीं मिली है, और जब भी कांग्रेस की तमाम शिकायतें होती है चुनाव आयोग उस पर एक्शन नहीं लेता है। और ठीक यही कारण है कि चुनाव आयोग से शिकायत करने के बजाय दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका लग गई है। कल उनकी सुनवाई है। लेकिन जो सीईओ भोपाल मध्य प्रदेश के हैं अनुपम राजन, उनका ये कहना है कि दिग्विजय सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दे रहे हैं उसका मतलब कुछ और है, यानी कि दिग्विजय सिंह और मतलब है। और ये सब कुछ कल क्लियर होगा, विवेक ही क्लियर करेंगे। शुक्रिया विवेक जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक करेंगे ग्वालियर का, जहां राजमाता को अंतिम विदाई दी जा रही है। मुखाग्नि के बाद दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी गई है और उनकी जो चिता है उसे अग्नि अर्पित की गई है। तो 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार होता है मृत्यु संस्कार। और ग्वालियर राजघराने की जो राजमाता हैं वो अब अनंत यात्रा पर चली गई हैं और अंतिम संस्कार उनका हो गया है। और ये जो तमाम विधि पूजन अर्चन वहाँ पे हो रहा है, जो भी मृत्यु संस्कार से जुड़ी हुई विधियाँ होती हैं उन्हें वहाँ पर किया जा रहा है। ग्वालियर से सीधी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं और राजमाता ग्वालियर अब अनंत यात्रा पर मोक्ष की तरफ निकल गई हैं। तमाम जो ग्वालियर के निवासी हैं, ग्वालियर की जनता जनार्दन है, इसके साथ ही सिंधिया परिवार से जिनका नाता है, वो सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं। और सिंधिया परिवार की छतरी, बहुत ही ये एक दर्शनीय स्थल भी है छतरी, यहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया गया है। यहाँ पर तमाम जो
सिंधिया परिवार है, उनके जो तमाम जो पूर्वज थे उन सब की छतरियाँ बनी हैं और ये अंतिम संस्कार के बाद जो तमाम विधियाँ होती हैं वो सब कुछ यहाँ पर हो रही हैं। अनिल गौर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनिल, वहाँ अंतिम यात्रा चल रही है, कौन कौन वहाँ पर उपस्थित हैं और छतरियाँ जो होती हैं सिंधिया परिवार की, वहाँ पर ये रस्म हो रही है, क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है, ज़रा बताइए। बिल्कुल, देखिए नीतीश, अभी राजमाता माधवी राजे का अंतिम संस्कार हो चुका है और बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुखाग्नि दी है और मुखाग्नि देते समय काफी भावुक नजर आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। और अभी इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हैं, पिछले 1 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के और कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम बड़े नेता यहाँ पर उपस्थित हैं पिछले 1-1.5 घंटे से। तो वहीं जो राजशाही परिवार हैं, जो सिंधिया राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, उनकी रिश्तेदारी है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही हजारों की संख्या पे यहाँ पर समर्थक भी आए हैं यहाँ पर उनके दर्शन के लिए। तो कह सकते हैं कि एक भावुक पल है, खासकर सिंधिया परिवार के लिए और ग्वालियर के लिए, क्योंकि राजमाता विजय राजे सिंधिया भले ही राजनीति में नहीं थी, लेकिन उनका जो स्नेह था ग्वालियर को लेकर और जो उनके चाहने वाले जो हैं उनको लेकर, वो काफी था। यही वजह है कि लगातार वह अपने कार्यक्रमों में जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनमें अक्सर जाती थी वो, लेकिन पिछले 4-5 साल से लगातार जैसे तबीयत खराब हुई तो उसके बाद वो दिल्ली चली गई और दिल्ली में लगातार वह अपने बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रह रही थी। लेकिन अचानक पिछले 3 महीने से उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी और उसके बाद लगातार वो एम्स में भर्ती हुई, फिर वेंटिलेटर पर पहुंची, तो लगातार क्रिटिकल कंडीशन होती रही। और उसके बाद कल यानी बुधवार को उन्होंने सुबह 9-9:30 बजे के आसपास अंतिम सांस ली और उसके बाद आज उनका जो पार्थिव शरीर था वो यहाँ पर ग्वालियर लाया गया और उसके बाद अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर महल में रखा गया। 12 बजे से 3 बजे तक वहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए काफी हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग आए और राजनीतिक जो हस्तियां हैं वहाँ पर भी आई। और उसके बाद ठीक 5 बजे जो सिंधिया की छतरी है, जहाँ पर राजमाता विजय राजे सिंधिया का भी अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ था और उनके बेटे माधवराव सिंधिया, उनका भी यहाँ पर अंतिम संस्कार यहीं पर हुआ था। तो उनकी ही बगल से ठीक माधवी राजे का भी अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ है। तो नीतीश, एक भावुक पल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ यहाँ पर उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो परिवारजन हैं, राजशाही परिवार से आते हैं, चाहे वो नेपाल राज परिवार हो या त्रिपुरा राज परिवार हो या फिर जम्मू कश्मीर हो और या फिर बड़ौदा का जो राज परिवार हो, जहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया की ससुराल है वहाँ पर। तो तमाम ऐसे राजशाही परिवार हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक भावुक पल है नीतीश, और आज के बाद सिर्फ यादों में ही और लोगों की यादों में ही जिंदा रहेंगी माधवी राजे सिंधिया। नीतीश, बिल्कुल अनिल, तमाम जानकारी आपने साझा की, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई जो सिंधिया राज परिवार से जुड़ी जानकारियां हैं। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं और जो तमाम हिंदू रीत रिवाज है उसका पालन करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुखाग्नि दे दी है अपनी मां को और उन्हें अंतिम यात्रा के लिए, जो अनंत यात्रा कहलाती है, उसके लिए भेज दिया है। जन सैलाब तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ग्वालियर से। और ये तस्वीर देखिए, तमाम जो राजनेता हैं, जो हस्तियां हैं, इसके साथ ही जिन अनिल ने, जिन हमारे सहयोगी ने जिन राज परिवारों का जिक्र किया, चाहे वो नेपाल राज परिवार हो या फिर बड़ौदा का राज परिवार हो या फिर जम्मू कश्मीर का राज परिवार हो, सभी के तमाम सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से निकल गए हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये चिता की अग्नि, ये राजमाता के चिता की अग्नि है और वो अब अनंत यात्रा में निकल गई हैं। सिंधिया की छतरी कहलाती हैं। यहाँ पर ये ज्योतिरादित्य सिंधिया अभिवादन भी कर रहे हैं क्षेत्र की जनता का इस प्यार स्नेह के लिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में जो ग्वालियर के लोग यहाँ पहुँचे, उन सभी का आभार ज्ञापित कर रहे हैं, उनका अभिवादन भी कर रहे हैं। और राजमाता जब तक रहीं बड़े शान से रहीं, राजनीति में भले ही उनकी एंट्री नहीं थी, लेकिन क्षेत्र की जनता से जो उनका स्नेह था उसके प्रति सिंधिया आभार जताते हुए और पंचतत्व में जो पार्थिव शरीर था उसको
विदाई देते हुए निकल रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इन तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हैं और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही तमाम जो राजघराने से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम चाक चौबंद सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं, सभी चीज़ें हैं। और अब राजमाता अपनी अनंत यात्रा के लिए निकल चुकी हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें मुखाग्नि दी और तमाम जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनका पालन करते हुए विदा कर दिया है। और संभवतः गृह मंत्री माफ़ कीजिएगा मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे, उसे भी दिखाएंगे आपको और सारी जानकारियां हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो अब राजमाता अनंत यात्रा पर निकल गई हैं और तस्वीरें जो थीं वो हमने आपको दिखा दी हैं और ईश्वर उनको श्री चरणों में स्थान दे, यही कामना हम भी करते हैं। आगे बढ़ेंगे। इंदौर में अक्षय कांति बम को लेकर कांग्रेस एक स्टंट कर रही है। कांग्रेस अक्षय कांति बम की तलाश के लिए एक अभियान चला रही है। क्या है अक्षय कांति बम को लेकर कांग्रेस की रिपोर्ट, कांग्रेस की प्लानिंग, ये देख लीजिए एक रिपोर्ट के फॉर्म में। फिर हम सीधा अपने सहयोगी के पास चलेंगे इंदौर और सारी जानकारी आपको दिखाएंगे। इंदौर में कांग्रेस अक्षय कांति बम के पाला बदलने से खासी नाराज है और अब कांग्रेस अक्षय कांति बम को लेकर एक नया स्टंट करने जा रही है। 307 में फरार आरोपी अक्षय कांति बम की गिरफ्तारी में पुलिस की मदद करने के लिए कांग्रेस ने 55 सदस्यीय उड़न दस्ता दल बनाया है। कांग्रेस का ये उड़न दस्ता शहर के अलग अलग स्थानों पर नजर बनाए बैठा है। इन्हें जैसे अक्षय कांति बम नजर आएंगे, इसकी जानकारी वो पुलिस को देंगे। पुलिस के सहयोग के लिए 55 सदस्यीय निगरानी उड़न दस्ते का गठन किया गया है। 307 के अपराधी अक्षय बम को जहां भी हमारे सदस्य देखें, एक गुप्त टीम बनाई गई है जो गुप्तचर हमारे उसकी जानकारी निकालेंगे। कहीं भी दिखता है तो तत्काल पुलिस के सहयोग के लिए संबंधित थाना, कंट्रोल रूम, पुलिस अधिकारियों को उसकी तत्काल जो है सूचना देंगी। वही अब मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी ने भी अक्षय कांति बम से पाला झाड़ लिया। बीजेपी का दावा है कि अक्षय कांति बम की गिरफ्तारी रोकने में किसी तरह का राजनीतिक दबाव पुलिस पर नहीं है। आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में स्वतंत्र है। अभी तो ऐसे भी आचार संहिता का दौर चल रहा है। अभी निर्वाचन आयोग का सबको पता है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश में सारे काम होते हैं और पुलिस प्रशासन निष्पक्ष होकर काम कर रही है। तो कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगाने पर सच्चाई को समझे कि पुलिस प्रशासन अपना दायित्व निभाएगा, कानून का पालन होगा। भाजपा पे आरोप लगाने के पहले सच्चाई को जान ले कि अभी आचार संहिता लगी, भाजपा सरकार का इन सब मामलों से कोई लेना नहीं। इस पूरे मामले में सबसे हैरानी भरा जवाब पुलिस का सामने आया। इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता की माने तो अभी तक उन्हें कोर्ट से आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये माननीय न्यायालय में क्या निर्णय हुआ है, अभी निर्णय की प्रति अपेक्षित है, तो निर्णय की प्रति मिलेगी। इसके बाद हमारा एक सुरक्षा ऑडिट होता है, वो पूरा ऑडिट कराया जाएगा और माननीय न्यायालय की क्या मंशा है उस बारे में भी ध्यान दिया जाएगा। अभी निर्णय की प्रति अपेक्षित है। फिलहाल अक्षय कांति बम की सुरक्षा के लिए उनके घर पर पुलिस बल तैनात है। 3 पुलिसकर्मियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई है। फिलहाल अक्षय कांति बम के शहर में नहीं होने की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन ये तय है कि इस मामले में बम पिता पुत्र की तकलीफ बढ़ना तय है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। जो आखिरी में आपने नाम सुना है पुनीत विजयवर्गीय, वो चेहरा ये टीवी स्क्रीन पर रहा। पुनीत भाई, उड़न दस्ते ने अभी तक कुछ देखा है क्या? कुछ जानकारी मिली कांग्रेस के उड़न दस्ते को कि चुनाव में जब यही जानकारी नहीं मिली थी कि प्रत्याशी पर्चा निकाल लिए, उस तरह का माहौल चल रहा है? जी देखिए, जानकारी तो अभी तक नहीं मिल पाई है नितेश, लेकिन जल्दी जानकारी मिल जाएगी क्योंकि अक्षय बम इंदौर छोड़कर गायब हो चुके हैं। उन्हें इस बात का खतरा महसूस हो गया है कि अब कहीं ना कहीं पुलिस उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार कर जेल पहुंचा देगी, क्योंकि बीजेपी ने तो पल्ला ही झाड़ लिया है। जैसा कि हमने प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा को भी सुना है, वो कह चुके हैं कि बीजेपी का इसमें कोई लेन देन नहीं है, आचार संहिता लगी है, पुलिस अपने काम के लिए फ्री है।
तो देखिए, जब हमने इस मामले को आज सुबह से उठाया हुआ है नितेश, विस्तार न्यूज़ लगातार विस्तार से इस मामले को अपने दर्शकों को बता रहा है, तो कहीं ना कहीं अब पुलिस भी दबाव में आई है। और आज जब विस्तार न्यूज़ ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया, उसके बाद पुलिस तो उसके बाद पुलिस हरकत में आई है। पुनीत, केस क्या है? केस भी जरा समझा दीजिए ताकि दर्शकों को आसानी हो जाए चीजें समझने में। जी बिल्कुल, देखिए सोर्स ये है कि पुलिस अधिकारियों ने ही मान लिया है कि हाँ, अब उन्हें वो आदेश प्राप्त हो चुका है और अब अक्षय कांति बम की अरेस्टिंग की प्रयास भी शुरू हो जाएंगे। नितेश, उनके घर के बाहर, जैसा कि आप भी वीडियो में देख रहे होंगे विजुअल्स में, कि 3 पुलिसकर्मी लगे हुए बैठे हुए हैं, 24 घंटे बैठे रहते हैं। हर 8 घंटे में वहाँ पे ड्यूटी चेंज हो जाती है और 2 पुलिसकर्मी लगातार अक्षय बम के साथ भी चल रहे हैं। हालांकि उनकी सभी गाड़ियाँ घर पर खड़ी हुई है, लेकिन वह इंदौर में नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। और अब शायद कोई पुलिसकर्मी भी उनके साथ नहीं है। पुनीत, केस क्या है? मैंने पूछा, पुनीत, अगर केस के बारे में संदर्भ में जानकारी हो, कौन सा केस है, किसे लेकर इनके ऊपर तलवार लटकी है? नहीं, मैं शायद समझ नहीं पाया नितेश, बहुत शोर है। ठीक है, ठीक है पुनीत, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़ने के लिए हम आपके पास फिर मुखातिब होंगे जब इस मामले पर नई जानकारियां आएंगी। जबलपुर चल लेते हैं। कल विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और उस खबर का असर हुआ है। जबलपुर के वेयरहाउस में सड़ा गेहूं मिलने के बाद प्रशासन ने अब कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने के बाद प्रशासन की ओर से वेयरहाउस संचालक समेत 4 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। 14 मई को बरगी विधायक नीरज सिंह और तहसीलदार रविंद्र पटेल ने वेयरहाउस का निरीक्षण किया था। इस दौरान 13 में से 2 स्टैक्स पर जांच की गई थी और स्टैक्स में क्या हुआ था, यानी कि भंडारण कक्षों में करोड़ों का सड़ा घुना हुआ गेहूं का चूना लगाया गया था, घाल मेल किया गया था। और इसी मामले पर अब हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और उससे पहले लेकिन जो कार्रवाई की गई है, कलेक्टर ने जो एक्शन लिया है, कलेक्टर ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। जो राघव वेयर हाउस में जो कार्रवाई चल रही है, राघव वेयर हाउस में चूँकि एक स्टैक में जो है काफ़ी सारा गेहूँ 9 दफ़े क्यों पाया गया है। इस स्टैक को तोड़ने के बाद जो है रेंडमली तोड़ रहे हैं, मतलब जैसे 10 बोरियाँ निकाल रहे हैं, फिर एक साइड से निकाल रहे हैं, दूसरे साइड से निकाल रहे हैं। उसके आधार पर एक आकलन कर रहे हैं कि कितना गेहूँ ख़राब होने की आशंका है उसमें। तो इसके लिए हमारी टीमें काम कर रही हैं। मीनवाइल जो जिम्मेदार कर्मचारी थे और जो जिम्मेदार लोग थे, उनके खिलाफ हमने एक FIR भी दर्ज करा दी है और जो कर्मचारी लोग हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चालू कर दी है। दुर्गेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दुर्गेश, माफी चाहूंगा, आज वक्त कम है, चाहूंगा फौरन तमाम जानकारी बता दीजिए क्या कुछ है और आगे का सिनेरियो क्या दिख रहा है इस मामले पर। बिल्कुल नितेश, देखिए वेयर हाउस में जो सड़ा हुआ गेहूं मिला था, उसके बाद हमने कल देखा प्रशासन ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था और उसके बाद आगे की कार्रवाई करते हुए वेयर हाउस संचालक, समिति प्रबंधक, केंद्र प्रभारी समेत 4 लोगों पर 420 के तहत मामला दर्ज किया है। लेकिन बड़ी बात यहाँ नितेश यहाँ है कि ये जांच का दायरा यहीं खत्म नहीं हो जाएगा। कलेक्टर का कहना है कि बाकी वेयर हाउस की भी जाँच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि जबलपुर जिले में 125 समिति के केंद्र बनाए गए हैं, खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिन्हें सीधे वेयर हाउस में किया जाता है। लेकिन अब एक टीम बना दी गई है जो हर एक वेयर हाउस का इस तरीके से निरीक्षण करेगी कि क्या वहां पर भी इस तरीके से बड़ी मात्रा में सड़ा हुआ है, घुना हुआ गेहूं तो नहीं रखा गया है, क्योंकि सीधे तौर पर ये सरकार को चूना लगाने वाला घोटाला होता है, जिसमें समर्थन मूल्य पर 2400 रुपए कुंटल के हिसाब से ये गेहूं बेचा जाएगा, लेकिन खरीदा जाता है 1500, 1600, ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए, क्योंकि सड़ा हुआ घुना हुआ गेहूं रहता है। दूसरी बड़ी बात, वेयर हाउस संचालक जो है पुराना स्टॉक भी अपने पास रखते हैं और उसे नए स्टॉक के साथ मिलाकर सरकार को बेच देते हैं। तो निश्चित तौर पर यह मामला अगर यहीं ठंडे बस्ते में चला जाएगा तो ये जो घोटाला है, अरे ऐसे कैसे चला जाएगा दुर्गेश भाई, आपके होते हुए ऐसे कैसे ठंडे बस्ते में चला जाएगा? विस्तार न्यूज के होते हुए ऐसे कैसे ठंडे बस्ते में चला जाएगा? निश्चित तौर पर हम जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि जब तक ये मामला पूरी तरीके से सुलझ नहीं जाता, जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती, रिकवरी नहीं हो जाती, क्योंकि बड़ा मामला यहाँ पर रिकवरी का है, क्योंकि जो पैसा यहाँ पर चला गया है सरकार से खाते से लोगों की जेबों में, उसकी वसूली होना चाहिए और जो उस पर दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, तभी इस तरह के कारनामों पर लगाम लग पाएगी। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम प्रशासन से सवाल लड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, दुर्गेश भाई खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धार चलेंगे। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन धार की भोजशाला में सर्वेक्षण चल रहा है। आज सर्वे का 56वां दिन है।
सुबह के समय एएसआई की टीम ने सर्वे के तहत काम शुरू किया। गुरुवार को एएसआई के 12 अधिकारी, कर्मचारी और 41 मजदूरों सहित पक्षकारों की मौजूदगी में काम हुआ। पिछले 4 दिनों से एएसआई की टीम में सदस्यों की संख्या कम होने से सर्वे का काम धीमी गति से ही चल रहा है, पर आज मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज मिट्टी हटाने का काम हुआ। एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने ये निकल कर आई है कि भोजशाला के अंदर एक खंबे पर क्लीनिंग और ब्रशिंग करने के बाद हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां मिली हैं। भगवान कृष्ण, राम, परशुराम, भोलेनाथ की आकृतियां एक खंबे पर दिखाई हुई दी हैं। गोपाल शर्मा हिंदू पक्षकार और अब्दुल समद मुस्लिम पक्षकार ने क्या कहा है, जरा वो सुन लीजिए, फिर जावे अपने सहयोगी जफर अशरफी का रुख करेंगे। आज गर्भगृह में भी मिट्टी हटाने का काम चला है, साथ ही बिल्डिंग के दक्षिण दिशा में और उत्तर दिशा में दोनों जगह लेवलिंग का और मिट्टी हटाने का काम चला है। आज दक्षिण दिशा में भी और उत्तर दिशा में दोनों तरफ एक एक पत्थर, मतलब खंबे के पत्थर जो है वह निकले, जिसमें कई आकृतियाँ बनी हुई है जो पुरातत्व विभाग ने उनको अपने संरक्षण में लिया है और वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी चली है। आज वही उनका क्लीनिंग, ब्रशिंग और मॉन्यूमेंट में उत्तर की दिशा में और दक्षिण की दिशा में खुदाई का काम चलता रहा दिन भर, और मॉन्यूमेंट में अंदर की तरफ जो उल्टे हाथ में खुदाई चल रही है, 3 जगह दीवारों की निकली, उसमें भी खुदाई और क्लीनिंग, ब्रशिंग चली रही आज। और कुछ फोटोग्राफी भी जो बची हुई थी वो भी की और नंबरिंग भी की उन लोगों ने। तो मुस्लिम पक्षकार और हिंदू पक्षकार दोनों ने जो वहां पर देखा वो आपको हमने सुना दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 दिनों से एएसआई की टीम में सदस्यों की संख्या कम हुई थी, आज फिर बढ़ा दी गई है जैसे ही ये खंभे निकले हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि और मिट्टी हटाई जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आई है कि जो ये खंभा है उस पर तमाम देवी देवता हैं, जो सब कुछ काम किया जा रहा है सभी के सामने किया जा रहा है। मुस्लिम पक्षकारों के, हिंदू पक्षकारों के, प्रॉपर सुरक्षा है, हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सभी चीज़ें हो रही हैं और 56वें दिन पर यह सर्वे पहुंच गया है। 56वां दिन काफ़ी लंबा अरसा हो जाता है और लगातार यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है, सर्वे का काम किया जा रहा है और लगातार जो साक्ष्य मिल रहे हैं उन्हें संरक्षित भी किया जा रहा है और इन सभी की फाइल बनाकर कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। जफर अशरफी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और तमाम जानकारी साझा करेंगे, जो भी आज 56वें दिन का सर्वे था और जो तमाम जानकारी है वो हमें साझा करेंगे। जफर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे जफर का, धार चलेंगे। जफर, क्या कुछ हुआ? जफर, क्या कुछ हुआ 56वें दिन के सर्वे में? क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आई है? और एक पिलर की बात की जा रही है जिसमें तमाम देवी देवताओं का जिक्र है। देखिए नितेश, जिस तरीके से 56वां दिन है जब ये सर्वे चल रहा था, उसी को लेकर जो है जब एएसआई ने सर्वे के लिए दोबारा समय मांगा, उसके बाद लगातार यहाँ पर अवशेष को लेकर कभी क्या मिल रहा है तो कभी क्या मिल रहा है, ये सर्वे टीम से नहीं मिल रही जानकारी। ये सारी जानकारी हमें जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के जो दोनों लोग इस सर्वे में शामिल होने के लिए जा रहे हैं वो ही जानकारी बता रहे हैं और उन्हीं के दावों के हिसाब से जो कल का जो सर्वे हुआ है उसमें हमको जानकारी ये पता चली है कि जो एक पिलर मिला है और उस पिलर पर भगवान कृष्ण और भगवान राम और जो है भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के उल्लेख पाए गए हैं, ऐसा दावा उन्होंने किया है। तो ये बड़ी बात है, अभी तक के सर्वे में हमें पता चली है। हालांकि 56वां दिन चल रहा है, सर्वे के लिए और समय मांगा गया था, जिसके बाद अब लगातार यहाँ पर एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, टाइटल जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर यहाँ पर है क्या, ये मंदिर है या जो है मस्जिद है। भोजशाला को लेकर तमाम तरीके के विवाद यहाँ पर चलते आए हैं, लेकिन पिछले 56 दिनों से एएसआई यहाँ पर सर्वे कर रही है और इसी टाइटल सूट को जानने के लिए एएसआई यहाँ पर लगातार जांच कर रही है और बारीकी से जांच कर, खुदाई कर और तमाम तरीके की कार्बन डेटिंग करके इस भोजशाला परिसर की जांच कर रही है। और कल के जो सर्वे में जो हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि एक पिलर मिला है और उस पिलर में इन सभी चीजों को साक्ष्य के तौर पर रखा जाएगा और कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। माफी चाहूंगा जफर, कम समय है लेकिन बेहद अहम जानकारी आपने इस कम समय पर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, मुखातिब होने के लिए, बातचीत करने के लिए। आपके शहर आपके रिपोर्टर में इतना ही।